हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं अब दिसंबर 2018 पेपर फर्स्ट की या जुलाई 2019 पेपर फर्स्ट सेकंड, दिसंबर 2019 पेपर फर्स्ट सेकंड सी टेट मैथ एंड साइंस की वीडियोस जरूर देखी होगी। आज हम करेंगे सी टेट दिसंबर 2018 का पेपर सेकंड मैथमेटिक्स एंड साइंस में मैथमेटिक्स का कंप्लीट पोर्शन सोल्व करेंगे हम आज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी। यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था? कुल सदस्यों मान लेते हैं कि 100% सदस्य थे, है ना, 100% सदस्य थे। तो उनमें से 4/25 महिलाएं हैं। 4/25 महिलाएं हैं तो कितना प्रतिशत हो गया? मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौके 100, तो 4 × 4 16, तो 16% महिलाएं हैं। तो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा जी 16। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। यह एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी? 10% की कमी की है। अब पहले 500 रुपये में बेची जाती थी तो 500 का 10% कितना हो गया जी? 50 रुपये। तो 50 रुपये की कमी कर दो इसमें से 50 की कमी करोगे तो कितना हो गया? 450। भाई 500 - 50 करोगे तो 450 ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। नीचे तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में का एक डेटा सेट दिया गया है। ये हमें कुछ डेटा दे रखे हैं। डेटा का परिसर निकालना है। परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। ठीक है। तो रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये होती है रेंज। तो मैक्सिमम इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 8 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 8 माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू देखो 0 नहीं है, -2 -8 -6 -8 है। ठीक है। नेगेटिव वैल्यू सबसे छोटी होती है तो -8, तो माइनस का 8। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 8 + 8 आंसर हो गया 16। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? 8 + 8 16 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है। और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किया जाता है। ये सारे परिणाम लिख दिए। तो चित्त प्राप्त करने की संभावना, चित्त मतलब हेड, ठीक है, गेटिंग हेड प्राप्त करने की संभावना। अब देखो 10 बार उछाला तो बटे में तो 10 आएगा टोटल परिणाम, है ना। अब हेड देख लो कितनी बार आ रहे हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6 बार आ रहा है तो 6/10। सिंपल प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, टोटल नीचे, फेवरेबल आउटकम्स जो आपको चाहिए वो ऊपर, है ना। तो 6/10 आंसर, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 और यहाँ पे 5, तो 3/5 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं संख्यात्मक व्यंजक। अगर ये बात करें दिखाता है कि, ये क्या दिखाता है आपके पास? संख्यात्मक व्यंजक 35 आपके पास, तो ये दिखाता है परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवर्त होती है। परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत, फर्स्ट ऑप्शन ये दिखाता है परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवर्त होती है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? पहली बात तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे नेगेटिव आएगी, -35। संवर्त का क्या मतलब होता है? संवर्त का मतलब होता है क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है। संवर्त का मतलब होता है कोई भी n मान लेते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर है। आप कोई भी 2 वैल्यूज लेते हो a और b नेचुरल नंबर में से, ठीक है, और योग के लिए क्या लिया? तो अगर मैं इनका प्लस कर दूं a + b, और अगर इनका योग भी नेचुरल नंबर आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ये क्या होंगी? संवर्त प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा योग के लिए। ठीक है, संवर्त प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा योग के लिए। तो 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक परिमेय संख्या आती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होंगी? संवर्त होती है। और यहाँ पे इसने जो एग्जाम्पल दे, देखो ये परिमेय, इन दोनों का योग किया तो आंसर भी क्या आ गया? परिमेय संख्या आ गई। तो परिमेय संख्या योग के लिए संवर्त होती है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 36। 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता? शीर्ष किसमें नहीं होता 3D आकृतियों में से? सिंपल सा जवाब, गोला। गोले में कोई शीर्ष नहीं होता। ठीक है जी। बात करें नेक्स्ट 37 की।
अब ये 5/7 5/7 5/7 बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। अब देखो ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, ये 4 ये -3, तो 4 - 3 इक्वल्स टू, ये इक्वल का साइन आ गया, ये बेस सेम है तो 5x - 2 5x - 2 सोल्व कर लो। 4 - 3 1, ये -2 यहाँ जाके +2 हो गया इक्वल टू 5x, x की वैल्यू क्या होगी 2 और 1 3, ये मल्टीप्लाई में है तो 3/5 आपका राइट आंसर हो गया 3/5। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। मानिए कि ABC 3 परिमेय संख्याएं हैं जहां A दीर्घ है, B दीर्घ है और C दीर्घ है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। आपको ये परिमेय संख्याएं देखने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता हो तो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो, जैसे आपके पास A × B + C, अब देखो A × B + C, अब यहाँ पे B × A + C ये करवा रहा है, तो आपके पास क्या करिएगा, पहले B को C में प्लस कर रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा 38, ये तो गलत हो गया आपका। यहाँ पर आपके पास क्या है डिवाइड वाला, यहाँ पे B + C से डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे A + C से डिवाइड कर रहा है, ये भी गलत हो गया। जबकि थर्ड ऑप्शन देखो A + B + C, C + A + B बिल्कुल सही है, ये हमारा सही है। और यहाँ पे एक्चुअली में ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, साहचर्य नियम है ये। अगर आपको याद हो तो जो 2019 का पेपर सेकंड था उसमें भी सेम क्वेश्चन था, उसमें आपको ये बताया था मैंने ABC = ABC, फर्स्ट यहाँ पहले ब्रैकेट फिर यहाँ ब्रैकेट, इसे बोलते हैं साहचर्य नियम एसोसिएटिव। ये तो था मल्टीप्लाई के लिए और ये है प्लस के लिए। ठीक है, तो साहचर्य नियम अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 39। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच में संबंध दिखाता है, तो 39 का आंसर हो जाएगा सेकंड पाई चार्ट। कि पाई चार्ट होता है जो उसके अंश के रूप में, आपने ये देखा हो कि इस तरीके से पाई चार्ट हमें दिया जाता है ना, इस तरीके से कुछ, तो कहता है कि ये जो पोर्शन है वो 2/5 हो गया है ना, ये पोर्शन 1/5 हो गया, इस तरीके से। तो वो होता है आपके पास कि पूरे और उसके अंश के बीच में क्या संबंध दिखाता है, तो वो क्या हो गया पाई चार्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है तो P है, दोबारा से पढ़ लो एक बार क्वेश्चन क्या है हमारे पास, Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है। ठीक है, तो P क्या हो गया आपके पास Q का वर्गमूल, P क्या हो जाएगा Q का वर्गमूल। कैसे जी, आपके पास Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है, तो P² लिख ले, तो P क्या होगा, अब P यहाँ P के लिए इसे सोल्व करोगे तो स्क्वायर यहाँ जाके क्या हो गया √Q हो गया = P, तो P क्या हो गया Q का वर्गमूल, तो Q का वर्गमूल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। ये सिंपल क्वेश्चन सोल्व कर लो। 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 11। 70 और 11 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 9, तो 91 + 9 का स्क्वायर रूट, और 91 + 9 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 10 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 42 की। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। अब देखो मान लो कि ये पंक्तियां हैं, ठीक है, और ये इसमें लगे पौधे हैं, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या समान हो। तो ऐसे आपके पास मतलब कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर कब होंगी, जब एक वर्ग बनेगा, और वर्ग बनाने के लिए क्या चाहिए, इसकी संख्या समान कब होगी, जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम हो जाए। तो 784 किसका स्क्वायर होता है, 784 आपके पास स्क्वायर होता है 28 का, तो ऐसे 28 लगा दो और ऐसे 28 लगा दो, तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो 28 × 28 सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है जी, 42 का सेकेंड ऑप्शन 28। नेक्स्ट बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। में देखिए, यदि दो राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में घटते बढ़ते हैं तो निम्न में से कौन सा सत्य है। भाई एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में घटते बढ़ते हैं, मतलब कि क्या हो गया x = 1/y हो गया,
है ना, कि अब y घटेगा तो x बढ़ जाएगा और x बढ़ रहा है तो y घट जाएगा, इस तरीके से। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वाई इक्वल टू 1। अब देखो लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो इसका सेकेंड ऑप्शन है आपके पास राइट आंसर। क्या है, कहता है उनके संबंधित मानों का गुना एक समान बना रहता है। संबंधित मानों का गुना हमेशा क्या बनेगा, एक समान बना रहेगा, मतलब कि कांस्टेंट बना रहता है, कुछ जरूरी नहीं कि 1 नहीं आए, कांस्टेंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 44। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप अपने ऑप्शन से पहचानिए स्टूडेंट्स इसको। ठीक है, अब 6 को मल्टीप्लाई करो, जैसे y की जगह अगर मैं 8 रखता हूँ यहाँ पे तो 78 बन गया। 6 से मल्टीप्लाई किया, 8 6 48, 8 आ रहा है। ठीक है, 4 कैरी, 7 इंटू 6 42 और 4 46, तीनों डिजिट सेम नहीं है तो 8 ऑप्शन नंबर गलत हो गया। अब मैं 6 रखता हूँ यहाँ पे तो 76 इंटू 6 तो 6 6 36, 3 कैरी तो 6 इंटू 3 7 42 और 3 45, ये भी गलत हो गया। अब आप 4 रख के देख लो तो 76 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 24, 2 7 6 42, 42 और 2 44। अब देखो ये तीनों सेम आ रहे हैं और ये भी सेम है, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं 45 की। 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। ध्यान से देखिएगा, 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और यहाँ पे मीटर क्यूब पानी, मतलब कि आपको आयतन दे रखा है, क्यूब से पता चल रहा है, और ये आपको क्षेत्रफल में दे रखा है। तो पानी की स्तर की ऊंचाई, अब ध्यान रखना फॉर्मूला होता है हमारे पास आयतन का, आयतन इक्वल टू होता है क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। कोई स्टूडेंट अगर इंग्लिश मीडियम का हो तो इसे बोलते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम हमें दे रखा है 140, आयतन दे रखा है 140, क्षेत्रफल दे रखा है 700। ठीक है, इंटू ऊंचाई को मैंने मान लिया h, तो h की वैल्यू होगी जी आपके पास 140/700, तो कैंसिल आउट करोगे तो 1/5 मीटर। अब 1/5 तो मेरे पास ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि ये आंसर मीटर में है। तो 1/5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो इंटू 100 करोगे तो ये आपके पास हो गया 20 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है जी, 45 का सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 46 की। हाँ जी, 46 में देखिए, निम्न में से मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। अगर आप मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाना चाहते हो, मीन्स रुपयों का लेन देन की बात कर रहे हैं, है ना, तो फिर है रोल प्ले। रोल प्ले मीन्स उनको प्रैक्टिकली वर्क करवाना, ठीक है, लेन देन के अकॉर्डिंग, तो रोल प्ले सबसे बेस्ट रणनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 47 नंबर। तो 47 में देखिए, अपनी कक्षा में गुना की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुना करने को कहा। अब छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। 48 को 4 से गुना करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं, 96 आया, और 96 में 96 जोड़ते तो 192 आ गया, तो उत्तर 192 निकाल दिया उसने। ठीक है, तो गुना की इसकी रणनीति या उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब देखो, तो हालांकि मल्टीप्लाई उसने बिल्कुल सही किया है, लेकिन मल्टीप्लाई का यूज़ नहीं किया उसने, सिंपल डबल किया फिर डबल कर दिया, है ना, तो इस तरीके से वर्क किया है। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, तो इस चारों में से आपके पास सबसे जो सूटेबल आंसर बनेगा वो बन जाएगा कि उसने गुना को बार बार योग के रूप में समझ लिया है। उसने गुना को क्या समझ लिया है, बार बार योग के रूप में समझ लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्न में से कौन सी की जानी चाहिए। समय की अवधारणा को प्रस्तावित करना है तो प्रारंभिक गतिविधि के रूप में क्या करना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो प्रारंभिक गतिविधि के रूप में समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना, पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखिए।
हाँ जी, 49 नंबर क्वेश्चन ये, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य है आपके पास, देखो, छात्र के विकास की निगरानी रखना, मूल्यांकन में विकास की निगरानी रखी जाती है, निर्देशक निर्णय लेना, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, या प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग। ये देखो, ये वर्ड नेगेटिविटी को शो कर रहा है, बच्चों की रैंकिंग डिसाइड करना। तो रैंकिंग हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा राइट आंसर होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? किस स्तर पर? उच्च प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कौन सी विधि उपयुक्त है? समस्या समाधान विधि। अधिक से अधिक समस्याओं को देकर समाधान करवाई जाए तो ये विधि उपयुक्त है। नेक्स्ट बात करते हैं 51। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? गणित अधिगम के लिए सबसे अधिक आवश्यक है किसी भी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। तो देखो, ये मिलते जुलते क्वेश्चन है ऊपर, समस्या समाधान विधि और विभिन्न तरीकों की खोज करना, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना भी। नेक्स्ट बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति। तो गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति में क्या शामिल होना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन है हमारे से। तो क्या शामिल होना चाहिए या पूछताछ की रणनीति में क्या होना चाहिए? बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करनी चाहिए या मदद करती है। नेक्स्ट 53। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? किस में उलझन में? क्षेत्रफल में और आयतन में। ठीक है, तो इस प्रकार की उलझन का कारण क्या हो सकता है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 54। कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्न में से कौन सा हो सकता है? गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 55। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। गणित में नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य होगा? गणित के अंदर बच्चों की समझ में अंतर जानना। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण सहायक है कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। नेक्स्ट बात करते हैं 57। निम्न में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया गणितीय नहीं है? रटना। कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? रटना नहीं। नेक्स्ट देखिए, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही कथन है, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कथन है, बिल्कुल सत्य कथन है, तो असत्य वाला तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, असत्य तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब सत्य तो है, अब इसके बारे में भी ये सोचना है कि सत्य कौन सा है। त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती है, और यहाँ पे कहता है त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। ये ऑप्शन सही है, सोच को दर्शाती है। कोई जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन गलत हो गया तो बच्चे की सोच कम है, या एक क्वेश्चन सही हो गया तो बच्चे की सोच ज़्यादा है, लेकिन अगर गलत है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है वो प्रदान करती है, ठीक है, सीखने के लिए। नेक्स्ट देखिए
58 के बाद 59। आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है। आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि कौन से स्थानों की? ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि आपके पास कि आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी है इसका हमारे पास। और वैसे देखा जाए तो ऑप्शन है सेकंड, कि आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विश्व में संबंध को प्रोत्साहित करती है। विश्व में संबंध को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसमें 60 नंबर क्वेश्चन की। एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था। घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था। उसने आयतन निकाल दिया। उसने क्या कर दिया? आयतन निकाल लिया। तो गणना की त्रुटि का कारण हो सकता है, या कौन कौन सा गणना की त्रुटि का कारण है? ठीक है, भाई क्षेत्रफल निकालने को कहा लेकिन आयतन निकाल दिया, तो इसका मतलब उसको क्षेत्रफल और आयतन के बारे में नॉलेज कम है, या उन ठीक है अवधारणा को उसने नहीं समझा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का मतलब ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो गया, कि छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं हुआ। ठीक है, ये आपके पास। अब इसमें देखो ऑप्शन कैसे कट रहे हैं। उबाऊ पाता है, उबाऊ पाता का क्या मतलब हुआ? ऐसा कभी भी ऑप्शन राइट नहीं हो सकता। ठीक है, और छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा कभी कोई छात्र के बारे में नहीं कहता कि इस कक्षा में वो उपयुक्त नहीं है। तो ये क्वेश्चन आंसर वैसे ही गलत हो गया। अब ए गलत है, बी गलत है, तो बी यहाँ गलत, ए यहाँ गलत। आपके पास क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गए तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता, ये वैसे गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो में हमने क्या किया है? CTET दिसंबर 2018 का पेपर सेकंड मैथ का कंप्लीट सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि साइंस के पेपर भी सोल्व किए जाएं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड लक।